बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो उर्दू की है। तो आज हम उर्दू का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो आज बोर्ड का पेपर हुआ है हमारा उर्दू कोर्स बी का। तो इससे पहले भी मैंने सैम्पल पेपर्स वगैरह बना लिए हैं सारे, तो वो भी आप लोग मेरी वीडियो देखिएगा। आज हम इसका जो है सॉल्यूशन करते हैं, उर्दू कोर्स बी का है। तो ये सीरीज़ जो है YZXW सीरीज़ का है ये। और यहाँ देखिए हमें रोल नंबर के लिए कॉलम्स दिए हुए हैं, यहाँ आपको अपना रोल नंबर लिखना है। और ये सेट नंबर 4 है और क्वेश्चन पेपर का जो कोड नंबर है 5B। और ये जो यहाँ पे लिखा है कि जो भी आपका है ना कैंडिडेट उम्मीदवार जो है क्यू क्वेश्चन पेपर का जो कोड है उसको जवाबी पर्चे पर ज़रूर लिखें। यानी आपका जो आंसर शीट है, जो बुकलेट है, उस पर आपको 5B जो ये क्वेश्चन पेपर का कोड है वो लिखना है, ज़रूर लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए उर्दू कोर्स बी लिखा है। मुकर्ररा वक्त जो है 3 घंटे का है और कुल नंबर जो 80 मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स। तो इसमें ये बोला गया, जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए कि ये सवालनामा जो है क्वेश्चन पेपर में, उसमें जो है पेपर्स की तादाद जो है 12 है, 12 है। और सवाल नंबर के दाहिने जानिब जो है छपा हुआ QP कोड को, मतलब क्वेश्चन पेपर का कोड जो है तालिब इल्म को जो है अपने जवाबी पर्चे में लिखना है। और सवालनामे में छपे सवालात की तादाद जो है क्वेश्चन की जो टोटल क्वांटिटी है 14 है क्वेश्चंस। किसी भी सवाल का जवाब लिखने से पहले जो है सवाल का सीरियल नंबर जवाबी पेपर पे जो आपको आंसर शीट पे लिखना है। और सवाल पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का वक्त दिया जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन पेपर जो है आपको 10:15 पे दिया जाएगा। 10:15 से 10:30 तक जो है 10:30 बजे तक जो अपना पेपर पढ़ेंगे आप लोग। उसके बाद आप मतलब इस दौरान जो आपको अपने पर्चे पर क्वेश्चन आंसर शीट पर कुछ भी नहीं लिखना। तो हमारा ये पहला पेपर जो है कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर जो हिदायत दी गई इंस्ट्रक्शन है कि ये सवालनामा जो 4 हिस्सों पर, इन्हें 4 पार्ट में, पहले में जो है सेक्शन ए में इबारत फहमी शेर फहमी यानी रीडिंग है और कॉम्प्रीहेंशन है। और हिस्सा बे में तहरीरी यानी रिटर्न वर्क है, रिटाइन स्किल जो है आपको 25 नंबर का, ये जो है इबारत और शेर फहमी 20 नंबर का है। और थर्ड जो है हिस्सा जीम कवायद का यानी ग्रामर का 20 नंबर का। दाल में जो अदब यानी लिटरेचर के क्वेश्चन है आपके बुक के। तो यानी कुल सवाल जो है 14 है। तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन वगैरह सारा हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। अब हिस्सा अलीफ की तरफ देखिए। पहला जो हिस्सा अलीफ इबारत फहमी और शेर फहमी है, इसमें रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन है ना। तो ये मुंदजल गैर दरसी यानी हमारे सिलेबस का नहीं है। इसको इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और उसके मुतालिक पूछे गए सवालों के जवाब देने हैं। तो 5 सवाल, इसका एक सवाल का 1 नंबर है, 5 के 5 नंबर। तो यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है, मैं पहले पैराग्राफ पढ़ती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन के आंसर देख लेंगे। दीवार चीन की लंबाई तो ऊंची नीची पहाड़ियों पर उतरती चढ़ती हुई बहुत दूर तक यानी मीलों तक जाती, लेकिन चौड़ाई का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि इस पर एक ही वक्त में कई घोड़ों की टोलियां दौड़ती फिरती हैं। अब इस पर घोड़े तो नहीं दौड़ते, लेकिन सयाहों की मुख्तलिफ टोलियां घूमती फिरती हुई ज़रूर दिखाई देती हैं। दरअसल इस दीवार की सैर करने वाले न सिर्फ इस अजायब का दीदार करते हैं, बल्कि इस सैर सपाटे से दिल बहलाने की लिज्जत भी हासिल करते हैं। इस लंबी चौड़ी दीवार पर चढ़ने के कई रास्ते हैं। जीनों की मदद से ऊपर तक जाने की आसानियां हैं। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते अगर आप थक जाएंगे तो रास्ते में ही दम लेने के लिए ऐसे गोशे यानी कोने भी बने हुए हैं, जहां बैठकर आप थोड़ा आराम कर सकते हैं। तो ये हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। तो इसका देखिए पहला क्वेश्चन है कि दीवार चीन की क्या चीज़ मीलों दूर तक जाती है। तो दीवार चीन की यहाँ पर बोला है ना लंबाई, मीलों दूर तक जाती है, तो लंबाई है ये। अब उसके सवाल नंबर 2 है, अब किन की टोलियाँ घूमती फिरती हैं। तो लिखा है ना ऊपर देखिए यहाँ पर कि अब इस पर घोड़े तो नहीं दौड़ते, लेकिन सयाहों की मुख्तलिफ टोलियाँ, तो ये सयाहों की, ठीक है। तो अब उसके बाद लिखा है ना सैर करने वाले क्या चीज़ हासिल करते हैं, एक लफ्ज़ में लिखना है। तो सैर करने वाले यहाँ पर देखिए आंसर है कि दिल बहलाने की लिज्जत है ना, दिल बहलाने की लिज्जत भी हासिल करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दीवार चीन की चौड़ाई का अंदाज़ा किस बात से लगा सकते हैं, एक जुमले में जवाब दीजिए। तो दीवार चीन की चौड़ाई का अंदाज़ा हम
तो देखिए चौड़ाई का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इस पर एक ही वक्त में कई घुड़सवार की टोलियां दौड़ती फिरती हैं, यानी एक ही वक्त में, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए दीवारें चीन में गोशे किस लिए बने हुए हैं, एक जुमले में जवाब लिखिए। तो जवाब है, देखिए दीवारें चीन में ऐसे गोशे बने हैं ना जहाँ बैठकर आप थोड़ा आराम कर सकते हैं। तो एक जुमले में हम लिख सकते हैं कि दीवारें चीन के गोशे आराम करने के लिए बने हैं। तो हमारा ये पेज नंबर जो है 3 जो है कंप्लीट हो गया, 3rd पेज। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मुंतज़िल गैर दरसी शहरी इक़्तिबास, यानी कि हमारे सिलेबस का ये शहरी इक़्तिबास भी नहीं, इसको पढ़कर इससे पूछे गए सवालों के हमें जवाब देना है। इसमें भी 5 क्वेश्चन के 5 नंबर है, यानी एक सवाल का एक नंबर है। तो ये मैं पढ़ रही हूँ। या रब रहे सलामत हिंदुस्तान हमारा, फले फूले हमेशा ये गुलिस्तान हमारा, गंगो जमन हिमालय कश्मीर उत्तराखंड, है कितना खूबसूरत ये गुलिस्तान हमारा, बच्चों के सर पे रखा माँ का हो जैसे आंचल, अमनो अमा का ठंडा ये साहिबा हमारा, बढ़ता रहेगा यूं ही तो देख लेना गौतम का गांधी का हिंदुस्तान हमारा। तो देखिए पहला सवाल है, हिंदुस्तान को क्या कहा गया है। तो हिंदुस्तान को गुलिस्तान, यानी चमन, गुलिस्तान बाग है ना, तो गुलिस्तान पे टिक लगाएंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज नज़्म में शायर किससे मुखातिब है। तो इस नज़्म में शायर हिंदुस्तानियों से मुखातिब है ना। तो देखिए सवाल नंबर 2 है, इस नज़्म में शायर किससे मुखातिब है। तो रब से कह रहा है ना कि या रब हमारे हिंदुस्तान को खूबसूरत बना, सलामत रखे, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के अलावा किस मशहूर इलाके का जिक्र किया गया है, एक लफ्ज़ में जवाब लिखिए। तो देखिए यहाँ पर है उत्तराखंड, कश्मीर है ना, कश्मीर का जिक्र है, तो आप कश्मीर लिख देंगे। उसके बाद है साहिबा की मिसाल किस चीज़ से दी गई है, एक जुमले में जवाब लिखिए। तो साहिबा की मिसाल माँ के आंचल से, ये लिखा है ना, बच्चों के सर पे रखा माँ का हो जैसे आंचल, तो साहिबा की मिसाल माँ के आंचल से दी गई है। अब अगला क्वेश्चन है, इस इक़्तिबास में किन 2 मशहूर लोगों का नाम आया है। तो ये देखिए गौतम और गांधी, गौतम बुद्ध और गांधी जी है ना हमारे महात्मा गांधी, उनका नाम आया। तो हमारा पेज नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, दर्ज झैल दरसी नसरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए। दरसी है ना हमारे बुक का है ना, हमारी सिलेबस का है ना, और इससे मुतालिक पूछे गए सवालों के जवाब लिखने। तो इसमें भी 5 क्वेश्चन के 5 नंबर हैं, यानी एक सवाल का 1 नंबर। तो ये पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ। देखिए आज के आलिम कहते हैं कि हमारी दुनिया पहले आग का गोला थी, इस आग का नहीं जो हमारे घरों में जलती है, ये एक और ही आग थी जो बिन जलाए जली और बिन बुझाए बुझ गई। शायद ये वो चीज़ थी जिसे हम बिजली कहते हैं, लेकिन कभी ना कभी दुनिया आग का गोला थी ज़रूर, क्योंकि हमें ऐसे ही लाखों करोड़ों आग के गोले आसमान में चक्कर खाते दिखाई देते हैं, और हमारी ज़मीन पर अब भी आतिशफ़िशा पहाड़ जब चाहते हैं दहकती आग उगल देते हैं, या ज़मीन के अंदर से खौलते पानी के चश्मे फूट निकलते हैं। दूसरे आग के गोले जो दुनिया से बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा पुराने हैं, अब तक आग ही आग है। दुनिया में ये आग, पानी और ज़मीन क्यों बन गई, ये हमें नहीं मालूम, बस हमारी किस्मत में कुछ यही लिखा था। तो ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। देखिए पहला सवाल है, ये इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है। तो ये इक़्तिबास जो है आदमी की कहानी सबक का नाम है, उससे लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कितने आग के गोले आसमान में चक्कर खाते दिखाई देते हैं। तो लाखों करोड़ों हम पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अब उसके बाद है इक़्तिबास में से आग का मुतज़ाद लफ्ज़ तलाश करके लिखिए। तो आग का मुतज़ाद यहाँ पर देखिए पानी है, ये एक पैराग्राफ में देखिए खौलते पानी है ना, तो आग का मुतज़ाद आग का उल्टा पानी। उसके बाद है आतिशफ़िशा पहाड़ क्या करते हैं, एक जुमले में जवाब लिखिए। तो आतिशफ़िशा पहाड़ जब चाहते हैं दहकती आग उगल देते हैं, यहाँ तक ठीक है ना। ये यहाँ से आतिशफ़िशा पहाड़ जब चाहते हैं दहकती आग उगल देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, दूसरे आग के गोले दुनिया के मुकाबले में कैसे हैं, एक जुमले में बताना है। तो दूसरे आग के गोले जो दुनिया से बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा पुराने हैं, ठीक है। तो हमारा ये पेज नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 4 है, दर्ज झैल दरसी शहरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए, उससे
मुतालिक पूछे गए सवालों के जवाब लिखना है। दरसी यानी हमारे ये भी बुक का ही है, इसके भी 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के हैं। तो देखिए मैं पढ़ रही हूँ। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये इसकी हिकमत है। बड़ा जहाँ में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। कदम उठाने की ताकत नहीं ज़रा तुझ में, निरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में। जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालिया ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। तो यहाँ पर एक सवाल पहला, इस नज़्म का उन्वान क्या है लिखिए। तो इस नज़्म का उन्वान है पहाड़ और गिलहरी। पहाड़ और गिलहरी जो है बातचीत कर रहे हैं ना। तो अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस नज़्म का शायर कौन है। तो इस नज़्म के शायर जो है इकबाल। अब लफ्ज़ जहाँ का क्या मतलब है। तो लफ्ज़ जहाँ का मतलब है दुनिया, यानी यहाँ पे था ना बड़ा जहाँ में तुझको बना दिया, यानी दुनिया में तुझको बड़ा बना दिया। खुदा की हिकमत क्या है। तो खुदा की हिकमत ये है ना, कोई बड़ा या कोई छोटा ये खुदा की हिकमत है, यानी किसी को बड़ा बनाया अल्लाह ने, किसी को छोटा बनाया, ये सब अल्लाह की हिकमत है। अब आखिरी शेर से क्या पैगाम हासिल होता है। तो आखिरी शेर से हमें यही पैगाम मिल रहा है ना कि दुनिया में कोई भी चीज़ निकम्मी नहीं है, यानी कोई भी बुरा नहीं, कुदरत के कारखाने में कोई भी चीज़ बेकार और निकम्मी नहीं है। हमें यही पैगाम मिल रहा है ना। अब हमारा पेज नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए अगला जो है राइटिंग स्किल है तहरीरी। सवाल नंबर 5 है, दर्ज झेल में से किसी एक मौजू पर यानी किसी एक टॉपिक पर आपको मजमून लिखना 250 अल्फाज का। यौम जमहूरिया, एक मेले का आंखों देखा हाल, मेरी पसंदीदा शख्सियत, स्कूल का सालाना जलसा, तालीम की अहमियत। तो ये मैंने ये वाला भी बना दिया है, मेरी पसंदीदा शख्सियत भी बना दिया, तालीम की अहमियत भी मैंने तीनों वीडियो मतलब बना रखा है। तो आप लोग मेरे ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे, जो भी मजमून आपको पसंद हो वो लिख लेंगे, है ना। तो उसमें से आप लोग मेरी वीडियो को देखा कीजिए ग्रामर के सेक्शन को जाकर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम सेक्शन तब्दील कराने के लिए दरख्वास्त लिखिए। तो ये भी मैंने ग्रामर की प्लेलिस्ट में बना दी है, इसको भी देख लीजिएगा। यानी आपको ये करना है या ये करना है। बड़ी बहन बीमार है, ख़त लिखकर इनकी तबीयत का हाल मालूम कीजिए। तो ख़त लिखकर आपको बताना है कि बड़ी बहन बीमार है, तो क्या आप लोग कर रहे हैं उसके बारे में, उनके बारे में पूछना है, कैसी हैं, क्या क्या दवाइयाँ चल रही हैं, है ना। और ये प्रिंसिपल के नाम भी सेक्शन तब्दील कराने के लिए तो शुरू में जो मैटर होता है, जो भी पैटर्न है वो तो ऐसे ही लिखा जाएगा। बीच के मैटर में ये लिखेंगे कि हमारी क्लास में कुछ शरारती बच्चे मुझे परेशान करते हैं, इसलिए अब मुझे अपना सेक्शन चेंज करवाना है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आपका बुक का सवाल है, देखिए। हबीब तनवीर या रतन सिंह के हालात ज़िंदगी पर 100 अल्फाज का नोट लिखना है। 100 अल्फाज का मतलब होता है 10 से 15 जुमले, ठीक है ना। तो एक जुमले में कम से कम 6-7 लफ्ज़ आ जाते हैं। या काट का घोड़ा या कारतूस का मरकज़ी ख्याल। तो ये भी आपका बुक का ही क्वेश्चन है, दोनों सबक आपने पढ़ रखा होगा, इन दोनों में से भी कोई सा मरकज़ी ख्याल 100 लफ्ज़ों पर लिखना है, ये भी है ना। अब उसके बाद सवाल नंबर 8 है, नज़ीर अकबर आबादी या गालिब की हालत ज़िंदगी और उनकी शायरी पर 100 अल्फाज पर मुश्तमिल नोट लिखिए। यानी नज़ीर अकबर आबादी शायर है ना, या गालिब, ये गज़ल के जो है गालिब की गज़ल है ना, तो उसमें है ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये भी। या नेकी या बदी या शरीफ इंसानों का खुलासा, ये दोनों भी नज़म है, इन दोनों में से किसी एक का खुलासा लिखना है। ये भी 100 जुमलों पर मतलब 100 अल्फाज पर है। ये 5 नंबर के हैं, तो 10 से 12-15 इस तरह सेंटेंस हो जाएंगे। तो हमारा जो पेज नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए हिस्सा जी में यानी अमली क़वाइद, यानी आपका ग्रामर का काम है ये, फंक्शनल ग्रामर। सवाल नंबर 9, दर्जा झेल में से सिर्फ 8 सवालों के जवाब देना है। मुतबादिल जवाबात में से सही जवाब पर निशान लगाना है। जो जवाब दुरुस्त है यानी सही, तो एक जो है 2 नंबर का है, 8 को करना है आपको, 16 नंबर मिल जाएंगे। तो आपके ऑप्शन भी दे रखे हैं, देखिए बहुत ही आसान है, 16 नंबर तो आपको इजीली मिल जाएंगे अगर आपको ग्रामर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो पहला है, अहमद कल आया था, ये फ़ेल की कौन सी किस्म है। तो फ़ेल माजी, पास्ट टेंस होता है ना जो आया था। उसके बाद नेक्स्ट है, गरीबों में खाना तकसीम किया गया। तो इसका फ़ाइल नहीं मालूम है ना, ये फ़ेल की कौन सी किस्म है। तो ये फ़ेल मजहूल,
जिसमें फ़ाइल नहीं मालूम है, सिर्फ हमें काम मालूम पड़ गया है ना कि काम हुआ है, तो ये है फ़ेल मजहूल। अब नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर एक शानदार बल्लेबाज थे। इस जुमले में सचिन तेंदुलकर इसम की कौन सी किस्म है? तो इसमें ख़ास नाम है ना सचिन तेंदुलकर, तो इसमें ख़ास। उसके बाद है राब्ता की अलामत क्या है? तो देखिए ये दो डॉट है ना, तो ये राब्ता की अलामत है। यानी किसी भी टॉपिक वगैरह हम लेते हैं, उसके बाद डॉट डालते हैं, तो उसी से रब्त करते हुए हम सेंटेंस लिखते हैं, तो ये राब्ता की अलामत। तो हमारा पेज नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब अगला है शिकस्त का मुतज़ाद क्या है? तो शिकस्त का मुतज़ाद है फ़तह। शिकस्त का मतलब हार, फ़तह यानी जीत। अब दर्जे झेल अल्फाज में से वाहिद की पहचान करना। तो वाहिद है, ये सभी देखिए उम्रा, अफवाज, बैगामात, ये सारे जमा है, और इख्तियार जो वाहिद है, इसकी जमा इख्तियारात। अब उसके बाद है सलातीन का वाहिद क्या है? सलातीन का वाहिद सुल्तान। अब नेक्स्ट है दर्ज झेल अल्फाज में से किस में लाहे का इस्तेमाल हुआ है? किस में लाहे का? लाहे का वो होता है जो बाद में इस्तेमाल होता है, तो ये बाद में इस्तेमाल हुआ है अक्लमंद, तो मंद जो है लाहे का। उसके बाद जो है सवाल नंबर 9, दर्ज झेल में से मुअन्निस की पहचान कीजिए। तो हम मुअन्निस की पहचान इस तरह कर सकते हैं, इससे पहले भी मैंने समझाया है कि आपके अगर कोई बेजान चीज़ हो, उसमें मुअन्निस और मुज़क्कर की पहचान करनी हो, तो आप जुमले बनाकर चेक कर लीजिए। जैसे रास्ता बहुत बड़ा है, तो बड़ा जो है मुज़क्कर हो गया। हथौड़ा बहुत मजबूत है, हथौड़ा बड़ा है। या छोटा है तो हम इस तरह हथौड़ा छोटा बड़ा बोलते हैं, तो ये भी मुज़क्कर हो गया। खौफ, मुझे बहुत खौफ आया, खौफ आया, ये नहीं बोलते खौफ आई, है ना। लड़की ने बहुत मेहनत की, मेहनत करनी चाहिए, तो करनी ही आ रहा, तो ये जो है मुअन्निस हमारा, है ना, ये मुअन्निस है। उसके बाद बदन का मुतरादिफ, मुतरादिफ यानी सिनोनिम्स, सेम अल्फाज, बदन यानी जिस्म, सेम है ना, तो जिस्म। तो हमारा पेज नंबर 9 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम। सवाल नंबर 10 है दर्ज झेल अल्फाज, मुहावरों, कहावतों में से सिर्फ 4 को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यानी किसी भी 4 को करने, अल्फाज भी दिए हुए हैं, और ये जो है कहावतें हैं, ये मुहावरे हैं, तो सबके किसी 4 के जुमले बनाने। तो देखिए इकलौता, अहमद अपने वालिदैन का इकलौता बच्चा है। ओहदा, टीचर का ओहदा स्कूल में बहुत बड़ा होता है। तो तीसरा है छठी का दूध याद आना। असलम ने अहमद से कहा मैं तुझे इतना मारूंगा कि तुझे छठी का दूध याद आ जाएगा। ठीक है ना। भेस बदलना, हज़रत उमर अपने रियाया की खबरगिरी करने के लिए भेस बदलते थे, या भेस बदल कर रियाया की खबरगिरी करते थे। या हम इस तरह लिख सकते हैं भेस बदल कर धोखा तो हम दे सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी, अहमद कुछ दूर चला होगा कि उसका जो एक्सीडेंट हो गया, उसने अपने दोस्त को धक्का दिया था। जैसी करनी वैसी भरनी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का मतलब बदतमीज़ी भी करी हो और अब हमारे सामने बोल रहे हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है ना। तो इस तरह के कोई से भी सेंटेंस बना लेंगे आप। अब उसके बाद हिस्सा दाल अदब का है, लिटरेचर का है ये। तो हमारी बुक्स के क्वेश्चंस हैं ये, तो ये भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। मैंने पूरी बुक की वीडियो बना दी है अच्छी तरह से। तो पहला सवाल, लैन शू ने अपने पहले ख़त में खुदा के नाम क्या लिखा था? तो ये देखिए सबक का नाम भी यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद मवासिलती निज़ाम का मतलब बताइए और इस निज़ाम में शामिल वसाइल के नाम बताइए। बिंदु की सुस्त रफ्तारी की वजह से कौन कौन लोग परेशान थे? ये काठ का घोड़ा। ज़बानों का घर हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की क्या क्या खसूसियात बयान की गई है? तो ये देखिए 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो एक एक सवाल की कम से कम 3-4 सेंटेंस होने चाहिए। तो ये आप लोग बुक में से देख कर लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर जवाब बताने बैठ जाऊँगी तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, है ना। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल में जाइएगा और देखिएगा। पेज नंबर हमारा 10 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 12, ये भी जो है बुक का ही है ना क्वेश्चन, कि दर्ज झेल में 2 सवालों के मुख्तसर जवाब दीजिए। एक सवाल का 1 नंबर है। तो ठीकरे ने अपने किरदार के बारे में क्या लिखा है? बेतकल्लुफ़ी का क्वेश्चन है ना। ठीकरे ने अपने किरदार के बारे में ये लिखा है ना कि उसका इतनी बेतकल्लुफ़ी थी उसके एक दोस्त से कि वो जब भी आता है उसका कमीज़ जो उधार लेके जाता था। डॉक्टर भीमराव का असली नाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का असली नाम भीमराव सकपाल था। सवाल नंबर 3 है अंग्रेज़ों को वज़ीर अली के अफसाने सुनकर किसके कारनामे याद आते हैं? कारतूस सबक का है, तो किसके कारनामे याद आते थे? रॉबिन हुड के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
सवाल नंबर 13, ये देखिए 2 नंबर का 2 क्वेश्चन करना है आपको, 2 सवालों के जवाब देंगे। ये नज़्म का है। तो जालिम को जुल्म की क्या सज़ा मिलती है? ये देखिए नेकी और बदी की नज़्म का है ना, कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है ना। इस हाथ देंगे हम, उस हाथ हमको सज़ा मिलेगी। जालिम जुल्म करेगा तो उसके साथ भी कोई जुल्म करेगा। अब मीर तकी मीर ने इंसानी ज़िंदगी की क्या हकीकत बताई है? तो इंसानी ज़िंदगी की यही हकीकत बताई नहीं कि पानी के बुलबुले की तरह है, अभी है और थोड़ी देर के बाद उसकी कोई हकीकत नहीं। ये गज़ल का है, मीर तकी मीर की गज़ल का है। और सवाल नंबर 3, जंग को अमन आलम का खून कहने का क्या मतलब है? यानी जंग होती है तो अमन का खून होता है। अमन आलम कहने पूरी दुनिया में जो अमन और चैन है वो तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। तो जब तक जंग चलती रहे उसको टालते रहना चाहिए। जंग न ही हो तो बेहतर है ना, ए शरीफ इंसानों का ये। उसके बाद सवाल नंबर 14 है, दर्जा झेल में से कोई 3 सवालों के मुख्तसर जवाब। एक सवाल का 1 नंबर है, ये नज़म का हिस्सा है ये भी। उसके बाद देखिए पहला है, कोई सूरत नज़र नहीं आती में लफ्ज़ सूरत का क्या मतलब है? ये गालिब की गज़ल का है। तो लफ्ज़ सूरत का मतलब है तरकीब, तदबीर, है ना, तरीका। कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा उससे मिलने का ना, अपने आशिक को वो बोल रहे हैं। तो सूरत का मतलब है तदबीर या तरीका। नज़्म हमें लफ्ज़ कारखाने से क्या मुराद है? तो कारखाने से मुराद दुनिया, ठीक है ना। और नज़म नेकी और बदी के शायर का नाम लिखिए। तो नज़म नेकी और बदी के शायर का नाम साहिर लुधियानवी है। उसके बाद है, कदम बढ़ाओ दोस्तों का क्या मतलब है? लिखिए। तो कदम बढ़ाओ का मतलब ही यही है ना कि हम आगे बढ़े, वतन की तरक्की के लिए हमें जो है कदम बढ़ाते जाना चाहिए। कोई भी रुकावट आए हमें उसका सामना करना चाहिए और अपने कदम को नहीं रोकना चाहिए। सामना करते हुए हमें अपने वतन की तरक्की के लिए आगे ही आगे बढ़ता जाना चाहिए। तो हमारा पेज नंबर 11 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए ये सफ़ा नंबर 12 है, इस पर कुछ भी नहीं है। तो हमारे 12 पेज जो कंप्लीट हो गए। और पीछे जो तो देखिए यहाँ पर पेज नंबर 11 पे ही जो है क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्वेश्चन शुरू में हमने इंस्ट्रक्शन में पढ़ा था ना कि 14 क्वेश्चन है। तो इसी पेज पर हमारे 14 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुके हैं। यहीं पर मैं अपनी वीडियो भी मुकम्मल कर रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, आप लोगों के लिए कारआमद साबित होगी, यानी हेल्पफुल होगी। तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी आपके दोस्त वगैरह उनकी भी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको भी हेल्प मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।